हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वंस अगेन अवर यूट्यूब चैनल। जिस तरह हमारे पॉलिटी चल रही थी, पॉलिटी के अंदर हम आर्टिकल पढ़ रहे थे। आर्टिकल 100 तक हमने कंप्लीट कर दिए थे। आज हम 10 आर्टिकल और कंप्लीट कर देंगे चुटकियों में। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो करते स्टार्ट। मैं लोकेंद्र करण। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब वीडियो करते स्टार्ट। हमारा चल रहा था भाग 5 में कहां से कहां थे आर्टिकल थे। भारत का संविधान चल रहा था, उसके अंतर्गत भाग 5 है। भाग 5 यानी अध्याय 5 हम पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत कहां से कहां तक पेज है यानी आर्टिकल। तो पेज कहां से कहां तक है? 52 से लेकर 151 तक। इतने सारे पेज मिलकर बनाता है एक हमारा पाठ, वो है पाठ 5। यानी भारत के संविधान का पाठ 5 भाग 5 कौन सा है? इसके अंतर्गत केंद्र सरकार का वर्णन किया गया है। कितने पेज है यानी कितने आर्टिकल है? तो आर्टिकल है 52 से 151 तक। आर्टिकल 100 तक हमने कंप्लीट कर दिए थे। आर्टिकल 100 तक हमने क्या कर दिए थे? कंप्लीट कर दिए थे। आज हम 10 आर्टिकल चुटकियों में और याद कर लेंगे। 100वां आर्टिकल क्या कहता था? गणपूर्ति के बारे में। ये भाग 5 किसके बारे में बताता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भाग 5 केंद्र सरकार का वर्णन करता है। किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के बारे में जो भी होती है, संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सबके बारे में कहां पे लिखा गया है? तो भाग 5 में। आर्टिकल 100 किसके बारे में बताता है? कि संसद में गणपूर्ति। आर्टिकल 100 गणपूर्ति का वर्णन करता था। अब ये गणपूर्ति क्या होती है? आर्टिकल 100 यानी गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब है संसद में कम से कम एटलीस्ट कितने लोग होंगे कि संसद की कार्यवाही चल सके। तो हमारे भारत की जो संविधान की किताब है, भारत का संविधान, उसके अंतर्गत लिखा गया 1/10 सदस्य होने चाहिए किसी भी सदन में। 1/10 सदस्य कम से कम होने चाहिए ताकि उसकी कार्यवाही चल सके, संसद की कार्यवाही चल सके। यानी लोकसभा की बात कर ले, लोकसभा में टोटल सीटें कितनी है? तो 545। 545 का 10% कितना होगा? 55। यानी 55 लोग तो होंगे तभी लोकसभा की कार्यवाही चलेगी। जो भी उसमें बजट लाना है, जो भी करना है, तो 55 लोग होंगे तभी कार्यवाही चलेगी। और 55 से एक भी कम हुआ, 54 हुए, तो लोकसभा का अध्यक्ष कार्यवाही को स्थगित कर देगा, कुछ समय के लिए रोक देगा, कुछ दिनों के लिए रोक सकता है। उसी तरह हम बात कर ले राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 245। 245 का 10% निकाले हम तो कितने आ जाएगा? 25। यानी कम से कम 25 लोग होने चाहिए राज्यसभा की कार्यवाही को चलाने के लिए। यहां तक हमने पढ़ा था। अब बात करते हैं आज आगे आर्टिकल 101। आर्टिकल 101 क्या कहता है? अब जो संसद के सदस्य आते हैं, अब यहाँ पर समझिए कोई नहीं आ रहा है। कोई क्यों नहीं आ रहा है? यानी उनका पद रिक्त करना है, मतलब बहुत सी सीटें खाली होगी इसलिए नहीं आ रहे। तो यहाँ से कनेक्ट करिए। 101 कहता है पद रिक्त होना, संसद में पद रिक्त होना यानी सीटें खाली होना। आर्टिकल 101 संसद में पद रिक्त होना। पद रिक्त होना। पद रिक्त यानी सीटें खाली कैसे हो सकती है? तो कोई व्यक्ति, अब कैसे कैसे सीटें खाली हो सकती है अब ये समझते हैं। कोई व्यक्ति 60 दिनों तक अगर संसद में आता नहीं है, संसद की कार्यवाही चल रही है लोकसभा या राज्यसभा में, और कोई व्यक्ति या कोई सांसद है 60 दिन तक उसकी कार्यवाही में भाग नहीं लेता है, बिना उस अध्यक्ष को बताए हुए छुट्टियां ले लेता है, तो अध्यक्ष क्या करेगा? उस अध्यक्ष क्या करेगा? उस सीट को खाली कर देगा। वो अध्यक्ष राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा कि यहाँ पर ये सांसद आ नहीं रहा है, इसको नोटिस लिख देंगे और वहां से राष्ट्रपति घोषणा करेगा ये सीट अब खाली मानी जाएगी अगर कोई 60 दिन तक नहीं आता है। क्या पहला क्या पॉइंट हो जाएगा? 60 दिन तक अनुपस्थित होना। यहीं पर लिख देते हम पहला। तो 60 दिन अनुपस्थित होना, ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा, 60 दिन अनुपस्थित होना। इसका क्या मतलब है? तो अभी हमने समझा, कोई भी सांसद अगर लोकसभा के अध्यक्ष को बिना बताए हुए संसद की कार्यवाही में 60 दिन तक नहीं आता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति को बुलवाकर उसके लेटर जारी करवा देगा और राष्ट्रपति ये घोषणा करेगा कि अब ये पद खाली हो जाएगा। अब 60 दिन बाद वो आए, अगर वो आता है तो भी वह पद खाली माना जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति ने अब क्या कर दिए? घोषणा कर दी है। तो 60 दिन तक कोई नहीं आएगा तो पद खाली माना जाएगा। दूसरा, अगर कोई सांसद है जो लोकसभा का सांसद था लेकिन अब वो राज्यसभा से जीत चुका है, जैसे लोकसभा का कोई सांसद था, अब वो राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ा, राज्यसभा के लिए भी जीत गया, तब उससे यहाँ तो निर्धारित करना पड़ेगा कि वह किसको चुनेगा, लोकसभा या राज्यसभा। अर्थात जब एक ही व्यक्ति 2 जगहों से उम्मीदवार के रूप में जीत जाता है, तब उसे या तो खुद को डिसाइड करना होगा, या तो वो लोकसभा को चुने या राज्यसभा को चुने। अगर वो दोनों को नहीं चुनता है
तो जहाँ पर पहले चुना जाएगा वहां पर उसको माना जाएगा संसद के द्वारा कि अब राज्यसभा का सदस्य है, लोकसभा का सदस्य अब ये नहीं रहेगा। उसी प्रकार अगर मान लीजिए कोई लोकसभा का सदस्य है और विधानमंडल के किसी चुनाव में जीत जाता है, विधानसभा या विधान परिषद में, तो उसे खुद को चुनना पड़ेगा, या तो वो लोकसभा में जाए या विधानसभा में। अगर वो कुछ नहीं चुनता है तो संसद के द्वारा वो फिर बाद में जीता कहाँ से है, यहाँ से विधानसभा से, तो विधानसभा का उसे सदस्य माना जाएगा, लोकसभा से उसकी सीट खाली हो जाएगी। तो ये थी कुछ अयोग्यता है कि उसका पद रिक्त कैसे हो सकता है। ये तो था उसके पद रिक्त होना। अब इसी के आगे उसकी अयोग्यता बता देते हैं। और ये तो था उसके खुद के ऊपर कि वो खुद नहीं आएगा तो उसका पद माना जाएगा। अगर 60 दिन तक राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को या राज्यसभा के अध्यक्ष को बताकर कोई छुट्टियां लेता है तो उसका पद रिक्त नहीं माना जाएगा। अब ये तो था उसके खुद का, लेकिन अगर संसद भी अगर किसी का पद खाली कराना चाहे तो कैसे करा सकती है, तो यहाँ पर आती है अयोग्यता है। संसद के सदस्यों की अयोग्यता। अयोग्यता क्या है? संसद के सदस्यों की अयोग्यता, यानी अब संसद किस कारण से उसे खाली करा सकती है पद को, तो 2-3 पॉइंट यहाँ पर और आते हैं। या तो वो पागल हो जाए, यहाँ पर आप समझ लीजिए, इससे अच्छा तो लिखने से अच्छा टाइम वेस्ट होता है। या तो वो पागल हो जाए, या वो दिवालिया हो जाए, या वो विदेशी की क्या कहते हैं नागरिकता ग्रहण कर ले। तो इन 3-4 कारणों की वजह से उसका पद रिक्त माना जाएगा। क्या पागल हो गया होगा तो उसको संसद की सदस्यता से बर्खास्त कर लिया जाएगा। अब कैसे किया जाता है, इसके आगे वाला आर्टिकल कनेक्ट होते हैं सब आर्टिकल, तो ऐसे आप 1-2 बार करेंगे तो आपको हो जाएगा। पहले पद रिक्त हो गया, अब अयोग्यता है। पागल हो जाएगा तो संसद का पद रिक्त माना जाएगा। दिवालिया घोषित हो जाए, हमारे कहने से दिवालिया घोषित नहीं होता है कोई भी दिवालिया घोषित कब होता है, जब कोर्ट अगर कह दे कि ये दिवालिया है तब वो दिवालिया माना जाता है। दिवालिया अर्थात किसी के ऊपर ज्यादा कर्जा हो जाना, लोन ज्यादा हो जाना, या विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले, कोई भारत की नागरिकता छोड़कर विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले, तो संसद का सदस्य वह नहीं रहेगा, उसका पद फिर खाली हो जाएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 103 की। निर्धारित कौन करेगा, भाई ये संसद का सदस्य पद रिक्त हो गया, ये करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, तो पद निर्धारित करना, खाली पद निर्धारित करना, यानी कौन डिसाइड करेगा कि ये पद अब क्या है, खाली हो गया है। अगर लोकसभा का सदस्य है, कोई 60 दिन तक बिना बताए लोकसभा में नहीं आता है, या लोकसभा से जीतकर राज्यसभा में चला गया हो, या लोकसभा से जीतकर वो विधानमंडल में चला गया हो, या उसकी कुछ अयोग्यता हो गई हो, उस पर व्यक्ति की, सांसद की अयोग्यता हो गई हो, अगर वो अब नहीं आता है तो लोकसभा का होगा तो लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति को नोटिस भेजेगा। राज्यसभा का कोई सदस्य होगा तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, सभापति राष्ट्रपति को अध्यक्ष भेजेगा। कुल मिलाकर लोकसभा का सदस्य होगा तो लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य होगा सभापति, दोनों मिलकर किसके पास नोटिस भेजते हैं, प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं। प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति को भेजेंगे। राष्ट्रपति क्या करेगा, इलेक्शन कमीशन से बातचीत करेगा, क्या ये अयोग्यता है या इसका चुनाव गलत तरीके से हुआ, अयोग्यता वहां पे ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि किसी का चुनाव अगर अवैध रूप से हुआ अगर बाद में पता चलता है तो वो भी अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, इलेक्शन कमीशन को उसके बारे में नोटिस भेजेगा कि अब इसके बारे में जांच पड़ताल कीजिए, ये 60 दिन से आ रहा है या नहीं, इसके अंदर जो चुनाव हुआ अयोग्य हुआ है नहीं, पागल हुआ या नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन, क्योंकि चुनाव वही कराता है, इलेक्शन कमीशन कहते हैं हाँ ये सब सही है, जैसे ये 60 दिन तक आ नहीं रहा है तो खाली करना है, लोकसभा से ये राज्यसभा में जीत कर चला गया है, अयोग्यता है, उसने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, उस पर काम करेगा। अगर वो काम माना जाता है हाँ ऐसा काम है तो ये वापस नोटिस भेजता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उस पर क्या कर देंगे, साइन कर देंगे और वह पद रिक्त माना जाएगा। तो ये होती है एक सांसद के पद खाली करने की प्रक्रिया। अब बात करते हैं 104 आर्टिकल। अब उसमें सदस्यों को इतनी देर से समझिए वो चुना लगाया जा रहा है। पहले उसको अयोग्यता बता दी, उसको डरा दिया पहले ही कि उसको अयोग्य हो, तुम्हारा पद खाली मान सकते हैं हम, राष्ट्रपति कुछ भी कर सकता है, तो वो डर चुका है। तो अब उसको डर गया तो थोड़ा वो क्या करेगा, पैसे देगा। जो हमारे भारत में ऐसे ही होता है, सेटलमेंट करता है। तो 4 से आपको याद रखना है 400 रुपए, 400 रुपए याद नहीं रखकर करना है 500, 400 का 1 बटा देना है 500 रुपए, 500 रुपए जुर्माना। और फिर से उसको शौक लग रहा है, पहले उसको पद की अयोग्यता बता दी, फिर उसको रिक्त कैसे होगा वो बता दिया, उसका निर्धारित भी राष्ट्रपति करता है, तो वो डर चुका है। तो वो अब क्या करेगा, 500 रुपए के लिए और उसे डराएगा। कैसे, मान लीजिए ये याद रखने के लिए ऐसा कुछ नहीं, आर्टिकल 104 में बताया गया है
कोई भी व्यक्ति अगर बिना शपथ लिए राष्ट्र संसद की कार्यवाही में भाग लेता है तो उसको 500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। शपथ का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो इससे जस्ट आर्टिकल 1 कम कर दो 99 में। 99 में क्या कहा गया है? शपथ, कि जो संसद के सभी सदस्य होंगे वो क्या लेंगे? शपथ लेंगे। जो भी मंत्री होते हैं वो शपथ लेंगे। शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाएगा, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति शपथ दिलाता है संसद के सभी सदस्यों को। तो कोई अगर बिना शपथ लिए संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, लोकसभा या राज्यसभा में जाकर बैठ जाता है बिना शपथ लिए, तो उसे 500 रुपए जुर्माना प्रतिदिन, पर डे। तो ये क्या हो जाएगा? 500 रुपए का उसके ऊपर जुर्माना हो गया है। अब ये हो गया इसके ऊपर जुर्माना। अब इसको क्या, भैया इसने कहा मैंने पैसे दिए, मुझे इतना डरा दो, कुछ तो मुझे भी बोलने दो। तो अब ये आर्टिकल 105 आ जाएगा। आर्टिकल 1 में क्या हुआ? उसको पद रिक्त कैसे हो गया, पहले इसको बता दिया। 2 में क्या हुआ? उसका निर्धारण वो अयोग्य कैसे होगा, ये बता दिया। तीसरे में कहा तेरा निर्धारण कैसे होगा तुम्हारा, कि तुम खाली पद होंगे या नहीं होंगे, राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। 4 में कहा है अगर तुमने शपथ नहीं ली तुम्हें 500 रुपए देना पड़ेगा। अब भाई उसकी बारी, वो क्या, मुझे तो कुछ बोलने दो। अब ये बोलेगा 105 में, यानी जो संसद के सदस्य होते हैं, सांसद को बोलने की अभिव्यक्ति, सांसद को बोलने को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक बोलने की अभिव्यक्ति, वाक की अभिव्यक्ति। तो अब बेचारे हम इस सांसद को बुलाते हैं, यानी अब ये कुछ बोलेगा। इसको बोलने की अभिव्यक्ति कहाँ से मिलती है? तो 5 में, 400 में 400 रुपए दिए, 5 में अब ये बोलेगा कि भाई पैसे दिए अब तो मुझे बोलने दो, तो 500 में बोलेगा। अर्थात जो सांसद के सदस्य होते हैं उनको क्या कहते हैं? सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP। वो संसद में अगर कुछ भी बोले तो न्यायालय में हम जाकर उस पर कार्यवाही नहीं कर सकते कि किसी सांसद ने संसद में ये बोला था लेकिन इसने ये काम नहीं किया तो इसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो संसद को बोलने की अभिव्यक्ति है, वो कुछ भी बोल सकता है संसद के अंदर, बाहर कुछ भी बोलेगा तो उसके ऊपर कार्यवाही हो सकती है। सांसद अगर संसद में कुछ भी बोलता है तो उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी, किसी भी कोर्ट में कार्यवाही नहीं होगी। तो ये कहता है आर्टिकल 105। अब बात करते हैं आर्टिकल 106 के बारे में। यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं। आर्टिकल 106 क्या कहता है? आर्टिकल 106 देखो, अब इसके वेतन के बारे में बताते हैं। इसको इतना बोला, इतना इसको डरा दिया, अब इसको वेतन दे देते, थोड़ा हल्का कर देते इसका मन। तो इस सांसद के वेतन, सांसद का वेतन 106 आर्टिकल में क्या है? संसद के वेतन का वर्णन किया गया है। जो सांसद होते हैं उनका वेतन क्या होगा? तो लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा का अध्यक्ष ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि सांसद को कितने पैसे देने हैं। तो कौन डिसाइड करेगा? तो संसद, इनके सदस्य, संसद ये अपने सदस्यों का वेतन भत्ते जो भी होता है संसद निर्धारित करता है। कहाँ से मिलता है इनको संसद? तो भारत की संचित निधि से इनको वेतन मिलता है, सांसदों को वेतन मिलता है। तो ये हो गया आर्टिकल 106, किसके बारे में? पैसों के बारे में। अब आर्टिकल आता है 107। अब आर्टिकल 7 मुझे लगता है नीचे समझाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा है। आर्टिकल 7 क्या कहता है? किसी भी विधेयक को लाना और पारित कैसे करना है। संसद है, संसद में बिल भी आएंगे, पारित होंगे, तो कैसे हो गया उसका प्रोसेस क्या है? 107। तो 107 को हम बुला लेते हैं, क्या कहते हैं? बिल पारित होना। बिल पारित कैसे होगा? बिल पारित करना, बिल पारित करना। आर्टिकल 107 में क्या है? बिल, संसद में बिल कैसे आएगा और कैसे पारित होगा। तो कैसे कैसे आएगा? तो इसके अंदर कुछ बातें कही गई है। पहली बात, धन विधेयक, धन विधेयक, धन विधेयक को छोड़कर जितने भी बिल है वो किसी भी सभा में लाए जा सकते हैं। लोकसभा में भी लाए जा सकते हैं, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। किसको? धन विधेयक को छोड़कर। ये धन विधेयक क्या होता है? इसी के 2 आर्टिकल आगे 109 में बताया गया, अभी हम पढ़ेंगे। तो धन विधेयक को छोड़कर जितने भी बिल होंगे वो किसी भी सभा में लाए जा सकते हैं, लोकसभा में भी लाए जा सकते हैं, राज्यसभा में भी लाए जा सकते हैं। अब उसे पारित कैसे माना जाएगा? जब लोकसभा बिल को पारित कर राज्यसभा को भेजेगी और राज्यसभा बिल को पारित कर प्रेसिडेंट को भेजेंगे, तब जाकर वह बिल क्या है? पारित माना जाएगा। मतलब संसद से पारित माना जाएगा। अगर इन दोनों ने पारित कर दिया अर्थात क्या है कि संसद से बिल पारित हो चुका है, जब राष्ट्रपति भी साइन कर लेते हैं उस बिल के ऊपर तो वह एक कानून बन जाता है। तो यहाँ तक इतने, ये लोकसभा और राज्यसभा किसी बिल को पास कर देती है अपने बहुमत से तो वह बिल संसद से पास माना जाता है। और इसके अंतर्गत क्या है? धन विधेयक हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया। अब
अब तीसरी बात ये समझिए कि लोकसभा कोई बिल को पारित करके वापस अगर राज्यसभा को भेजे, चलो वो आगे आ जाएगा अब आर्टिकल 108 के अंतर्गत। तो ये कुछ बातें थी कैसे लाना है। तो किसी भी विधेयक कोई भी किसी भी सभा में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। किसको? धन विधेयक को छोड़कर। पारित कब माना जाएगा? जब दोनों ही सभाएं अपने अंदर पारित कर उसे राष्ट्रपति को सौंप दे। अब आर्टिकल 108 आता है और भारत में तो 108 फेमस है किसके लिए? एम्बुलेंस के लिए। अर्थात हम एम्बुलेंस को क्यों बुलाते हैं? किसी को बुलाने के लिए बुलाते हैं, तो इधर बुलाना पड़ेगा। अब किस किस को बुलाने? भाई हम सांसद की बात कर ले तो लोकसभा और राज्यसभा को बुलाना, यानी ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन अर्थात दोनों को एक साथ बुलाएंगे तो ज्वाइंट हो जाएंगे दोनों, तो ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? 108 को अभी याद नहीं आ रहा है, ज्वाइंट सेशन लिख देते हैं। ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सेशन यानी दोनों को बुलाना। अभी याद नहीं आ रहा है दोनों को क्या कहते हैं, एक साथ बुलाना अभी याद नहीं आ रहा है। ज्वाइंट सेशन 108 यानी बुलाना, ज्वाइंट सेशन दोनों को एक साथ बुलाना। क्यों बुलाते हैं? अब कोई कोई कारण हो सकता है क्या? अब ये वाली बातें आदि इसके अंदर आएगी कि दोनों को कौन बुलाता है। पहले तो भाई राष्ट्रपति बुलाता है। अब पहले फिर देखते हैं हम कौन बुलाए, क्या बुलाते हैं। राष्ट्रपति बुलाएगा। ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा। जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही आपस में आकर एक जगह बैठती है, संसद के अंदर बीच में हॉल है, तो वहां पर होता है ज्वाइंट सेशन, यानी दोनों को बुलाया। अब क्यों बुलाते हैं? मान लीजिए किसी विधेयक को लोकसभा ने पारित किया और राज्यसभा उस बिल को पारित ही नहीं कर रही है और अपने ही पास रख ली है, तो भाई राष्ट्रपति का ये लोकसभा राष्ट्रपति के पास सूचना भेजेगी कि हमने अपने में से बिल पारित किया लेकिन राज्यसभा उस बिल पर पारित नहीं कर रही है। तो उसको क्या है, राष्ट्रपति कहेगा भाई तुम दोनों आओ संसद में एक साथ बैठकर बात करो, इसको सुलझा दो और इस बिल को पास करो। या ऐसा भी हो सकता है राज्यसभा ने पारित किया लेकिन लोकसभा पारित नहीं कर रही हो, तो भी ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। और क्या हो सकता है? मान लीजिए लोकसभा ने किसी बिल को पारित किया राज्यसभा के पास, राज्यसभा ने कुछ सिफारिशें भेजी कि हाँ भाई इसमें कुछ कुछ ये सुधार कर लो ये इस बिल में और इसे हम पास कर लेंगे, लेकिन लोकसभा उस बिल को क्या है, सुधार नहीं करती है। लोकसभा उस बिल को क्या है, सुधार नहीं करती। या लोकसभा ने भेजा राज्यसभा को, राज्यसभा कोई सुधार नहीं करती। या राज्यसभा ने किसी बिल को लोकसभा में भेजा, लोकसभा वाले कहते हैं इसमें ये सुधार कर लो, राज्यसभा वाला किसी बिल में कहेंगे ये सुधार कर लो। जब कोई कहता है नहीं हम मुझे तुम्हारे सुझाव अच्छे नहीं लगे, सुझाव होता है मानो चाहे ना मानो, तो ये जब नहीं मानते हैं तब प्रेसिडेंट क्या करता है, दोनों को फिर से बुलाता है ज्वाइंट सेशन में और इनको बिल पारित करने के लिए कहता है। तो ये था ज्वाइंट सेशन के बारे में। अब ये धन विधेयक क्या है इसके बारे में जानते हैं। आर्टिकल 109 धन विधेयक की प्रक्रिया। धन विधेयक की प्रक्रिया, सबसे पहले तो इसकी प्रक्रिया बताई गई है कि धन विधेयक क्या होगा। तो धन विधेयक सबसे पहले कहाँ आता है, मैंने आपको बता दिया। धन विधेयक पहले आएगा लोकसभा में, लोकसभा के बाद ये कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा इसके अपने पास इसकी प्रक्रिया है और इसकी परिभाषा दी हुई है इसके अगले आर्टिकल में। तो लोकसभा के अंदर आता है धन विधेयक। चाहे कोई भी धन विधेयक हो, किसी को भी धन विधेयक लाना है तो वो लोकसभा में लाएगा। राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा अपने पास अधिकतम उससे 14 दिन अपने पास रख सकती है। अब इधर तो होता था वो कितने दिन भी अपने पास रख सकती थी किसी आम विधेयक को, लेकिन इधर धन विधेयक है यानी पैसों की बात है तो काम को जल्दी करना चाहिए, तो 14 दिन तक अपने पास रख सकती है राज्यसभा। और क्या कर सकती है धन विधेयक के अंतर्गत, धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण भी कौन कर देगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष। यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। ज्वाइंट सेशन की भी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। और बुलाता कौन है ज्वाइंट सेशन को, तो राष्ट्रपति बुलाएगा। राष्ट्रपति दोनों की बातें थोड़ी सुनेगा, उनके पास कहाँ इतना टाइम होता है। तो ये था लोकसभा का अध्यक्ष उनकी अध्यक्षता करता है। और ये थी धन विधेयक के बारे में 2-3 बातें। धन विधेयक किस में आता है, लोकसभा में। राज्यसभा इससे अपने पास 14 दिन रखती है, अगर 14 दिन में भी उसने पास नहीं किया तो 14 दिन बाद अपना पारित माना जाएगा राज्यसभा से। तो ये एक ऐसा विधेयक है 14 दिन तक ही राज्यसभा अपने पास रख सकती है। और राज्यसभा इसके अंदर तो इसको कुछ सुझाव दे सकती है, भाई इस धन विधेयक में ये कर लो, लेकिन वह सुझाव मानने या ना मानने कोई बाध्यकारी नहीं है लोकसभा के लिए। कौन अध्यक्षता करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष। अब आर्टिकल आता है हमारा आज का 110 लास्ट, धन विधेयक की परिभाषा। इतनी देर से हम धन विधेयक पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी परिभाषा क्या है वो देख लेते हैं। तो धन विधेयक यानी धन यानी पैसे संबंधित। तो सरकार को किसी में टैक्स में कमी करनी है, पैसे ही होते हैं सरकार के पास, पैसा कहाँ से आएगा, टैक्स पे। टैक्स लगाना है, टैक्स किसी वस्तु पर टैक्स कम करना है, टैक्स बढ़ाना है,
टैक्स घटाना है, सरकार को किसी से लोन लेना है, किसी दूसरे देश से कर्जा लेना है, किसी दूसरे देश को कर्जा देना है, ये सब पैसों की बात है। यानी केंद्र सरकार को जो भी ऐसे काम करने हैं पैसे संबंधित, वो सब विधेयक आएंगे धन विधेयक। अब समझिए, धन विधेयक का निर्धारण कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। कहाँ पर आता है? लोकसभा में। राज्यसभा उसे अपने अधिकतम उससे 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। और धन विधेयक को छोड़कर कोई भी बिल किसी भी संसद, राज्यसभा या लोकसभा में लाया जा सकता है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।